नमस्कार। चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक तरफ पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं, इन्हें बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी तरफ इसी तेल से बड़े बड़े उद्योगपति, नेता खेल करते हैं और करोड़ों अरबों का मुनाफा कमा गायब हो जाते हैं। हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी हैं, जिन्होंने इस पूरे तेल के खेल के ऊपर पूरा रिसर्च किया है। और आप तो जानते ही हैं कि विश्वबंधु जी जब बोलते हैं तो बिल्कुल दो टूक, साफ और सच्चाई, निडर, बेबाक होकर अपनी राय को रखते हैं। तो आज हम विश्वबंधु गुप्ता जी से ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे तेल का खेल क्या है। विश्वबंधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहली चीज़ जो देश की जनता जिससे त्रस्त हो गई है कि अचानक दाम बढ़ाए जाते हैं और बताया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए हैं इसलिए। लेकिन मुझे एक बात इसमें पूछना ये है कि जब दाम घटते हैं इंटरनेशनल मार्केट के, तब हमारे देश में पेट्रोलियम के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, केरोसिन के दाम, उन्हें कम क्यों नहीं किया जाता है? सरकार ने देश से सबसे बड़ा झूठ बोला उस दिन, जिस दिन पेट्रोल का दाम 5 रुपया बढ़ा है। मैं इस्तीफा मांगता हूं इससे, जयपाल रेड्डी से, और मैं चाहता हूं इस आदमी को आके इसको जवाब दे इस हिंदुस्तान की। जब पिछले 15 दिन के अंदर क्रूड ऑयल का बैरल $106 बैरल से 90 तक आ चुका था, इसने किस मुंह से, इस आदमी ने कहा कि विदेशी बाजारों में दाम बढ़ गया? जयपाल रेड्डी को मैं चैलेंज करता हूं, ये घूस खाने में इन्वॉल्व है। यही अकेला नहीं है, जितने ऑयल मिनिस्टर थे सारे घूस खाने में इन्वॉल्व थे। ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? हम बताते हैं कैसे लगा सकते हैं। आपको ऐसा आरोप लगाएंगे कि भारत की जनता जो है पूरी उनकी आंखें खुल जाएंगी। आपको याद है सद्दाम हुसैन ने ऑयल फॉर फूड का एक प्रोग्राम निकाला था जब वो अमेरिका से लड़ाई एक्सपेक्ट कर रहा था जी। याद है आपको? उस समय जी। अमेरिका बार बार ये बोल रहा था, जो सारा वोल्कर रिपोर्ट्स में बाहर आया सारा जो है उसमें सारा राइट कि इन्होंने कोई न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं। हाँ। और उनको पता था कि ये जो है ये, अब वो झूठ, बाद में तो वो सारा झूठ निकला, लेकिन इन्होंने ये सब तरफ से फैला दिया। सद्दाम कहीं अपने आप को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर गए। सुन लीजिए, उस लड़ाई के अंदर दुनिया के अंदर दो चीजों का ट्रेड सिर्फ एक ही करेंसी में होता है, एक होता है तेल का और एक होता है गोल्ड का। दुनिया में जितना भी तेल बिकता है, कभी आपने किसी क्रूड ऑयल के बैरल का रेट पाउंड में सुना है या किसी और करेंसी में सुना है? क्या आपने गोल्ड का रेट क्या कभी डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में सुना है? ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन इसलिए है कि पूरा ट्रेडिंग का एक पैटर्न बना हुआ है। उसमें क्या हुआ, सद्दाम ने कहा, सद्दाम पहला मुल्क था जिसने कहा कि नहीं, हम उसमें बेचेंगे, यूरो में बेचेंगे। आपको हैरानी होगी, सद्दाम, यूरो की कीमत उस समय ज्यादा थी डॉलर से जब ये इशू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको याद है वो? यस। इसने उस समय 1.99 सेंट में 1 यूरो आता था, जबकि वो बाद में $1.25 से 1 यूरो आता था। आप ये सारे फैक्ट्स हैं। सद्दाम ने जो अपना पहला कंसाइनमेंट बेचा वो 99 सेंट के 99 यूरो के हिसाब से बेचा। हाँ। और सद्दाम ने क्या किया, जितने उसके मित्र थे उसको पैसा चाहिए था अमेरिका से लड़ाई करने के लिए, और भारत से कई लोग गए जो जिनको सद्दाम मित्र समझता था।
उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी भी थी, का भी नाम था, उसमें श्री नटवर सिंह जी का भी नाम वो जो वोल्कर रिपोर्ट में जो लिस्ट में नाम जो थे ना। तो उसमें आईएनसी लिखा हुआ था, सोनिया गांधी का तो नाम नहीं था। नहीं, आईएनसी जो है, आईएनसी और सोनिया गांधी में कुछ फर्क आपको नजर आता है क्या? क्योंकि पार्टी की कोई अलग से किताब बनी हुई है क्या? आप इतने पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं मनीष जी, आप मुझे कम से कम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, क्या आप समझते हो कि कांग्रेस की अकाउंट बुक्स और सोनिया गांधी की अकाउंट बुक्स अलग अलग हैं? हम बोलते हैं शायद सीपीआई पार्टी को छोड़कर, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि ईमानदार थोड़ी पार्टी है, तो वोल्कर की रिपोर्ट में एक गड़बड़ी हुई थी, वो एक का 10 हो गया था। नहीं, गड़बड़ी बताते हैं, गड़बड़ी भी बताते हैं, गड़बड़ी क्या है, ये झगड़ा क्यों हुआ नटवर सिंह और सोनिया गांधी, हाँ। आज इतना झगड़ा हो गया है। हुआ ये, आप किसी से पूछ लीजिए, आप भीम सिंह से ही पूछ लीजिए, एक हमारे उनका भी नाम था, बहुत ओके। सद्दाम ने कहा देखो, जिस जिसको मैं तेल दूंगा एक पर्टिकुलर रेट पे दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं जिस रेट पर आपको दूंगा एक्चुअली मैं आपको उससे $3 रेट सस्ते पे दूंगा, ठीक है, ये सबसे पता कर लीजिए, सारी दुनिया को मालूम है। उसने कहा $2 तो आपके घूस के और $1 आप मेरे जॉर्डन के एक अकाउंट में जमा करा देना। सद्दाम हुसैन के, सद्दाम हुसैन का अकाउंट था वो, ओके, वो रंजन भट्टाचार्य ने भी वहीं जमा करा है, सुन लीजिए, और इस देश की और पार्टियों ने भी जमा करा है। ये भारत का लोकतंत्र बता रहा हूं, और दुनिया में कई और लोगों ने जमा करा है। हाँ, बहुत सारे लोगों का नाम था। देखिए, आप मेरे को फैक्ट्स में गलत नहीं पाएंगे। और साहब क्या हुआ, $2 तो उन्होंने अपने पास रख लिए और $1 उन्होंने सद्दाम जी के खाते में जमा डाल दिया। वो जो आईएनसी का अकाउंट था, उस अकाउंट में नटवर सिंह के लड़के ने आईएनसी का जो $1 था जो देना था उसको, सद्दाम को, उस पे अपने पूरे नाम एड्रेस उड्रेस के साथ भर दिया। ओह, तो इसका मतलब आईएनसी के अकाउंट से सारा पैसा आईएनसी के एक आदमी ने जमा कराया। और जबकि सोनिया गांधी ने नटवर सिंह को ये हिदायत देके भेजा था कि जो जमा करेगा वो किसी हालत में उसका ट्रेस जो है कांग्रेस पार्टी से नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि नटवर सिंह ने जानबूझ के किया, जैसे नालायक लड़के होंगे वैसे ही तो करेंगे। अब वो भर दिया। अब भरने के बाद जब हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को पता लगा कि ये तो अमेरिकन के पास प्रूफ आ गया, जब सद्दाम हुसैन के ऊपर वो हुआ है, पूरा हमला हुआ है, सद्दाम हुसैन के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस ने एक बात बोली थी, इस मिनिस्ट्री का एक भी फ्लावर पॉट नहीं टूटना चाहिए, और एक भी फ्लावर पॉट नहीं टूटा। बगदाद के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई, वो ढूंढ रहे थे वो सारे कागज सद्दाम वोल्कर रिपोर्ट्स के, और वो सारे कागज उनके पास हैं। आज भारत, कई लोग बोलते हैं अमेरिका के ऊपर क्यों, कोई बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के काफ़ी करीब है, कोई कुछ बोलता है। हमको पता है कारण क्यों है। उन्होंने वो सारे कागज़ कब्जे में कर रखे हैं अमेरिकन ने, कि वो कहेंगे चुप हो जाओ नहीं तो ये है। अच्छा, और क्यों ये है, ये आपने ही किए हैं काम उल्टे सीधे। अगर आपने उल्टे सीधे काम, एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी आपकी, कि इतिहास के कुछ यूनिक से इवेंट्स को आपने किस तरह से याद दिला दिया। मुझे वो उस समय के रेड्स के बारे में याद आ रहा है कि किस तरीके से जब अमेरिकन ट्रुप्स बगदाद के अंदर गई तो सारे टेलीविज़न और ये सब लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका इज़ लुकिंग फॉर दैट होल, दैट अलमीरा और जो सेफ केस जहाँ पे वो सारे जो है कागज रखे हुए पेट्रोल के, ठीक है, और कौन कौन बेनिफिशरीज हैं। आप मनीष जी ये चीज मानेंगे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मेरे पास फोटो हैं बमबारी के बाद की, वहां का फ्लावर पॉट भी नहीं टूटा। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में अपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया है क्या? हाँ है क्राइटेरिया ये है कि वो आदमी धीरूभाई खानदान का कुत्ता होना चाहिए। कुत्ता मतलब जो पेट्रोलियम मंत्री है इस देश का, वो धीरूभाई खानदान का कुत्ता होना चाहिए।
और उसके दरवाजे पे हमेशा बैठा रहना चाहिए। मैं ये किसी जयपाल रेड्डी जी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना मैं मुरली देवरा जी को कह रहा हूँ। मुरली देवरा जी तो शायद थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं, लेकिन ये भारत में ऐसी ही इतिहास है, ऐसे सब बच्चों को पता है कि तिरंगे में लाल सफ़ेद हरा होता है। आप किसी भी पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मिनिस्टर से लेके चपड़ासी तक का सारा अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल नहीं है, एक कॉरपोरेट हाउस करता है। पॉलिटिकल तो दस्तखत करता है उसमें। दुनिया भर के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड मिनिस्टर्स, और मैं इस बात को कहने को भी तैयार हूं, जितने भी लोग जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है उनको छांट छांट कर उनकी लिस्ट बनाई जाती है। जिनकी पूरी लॉयल्टी एक पर्टिकुलर माफिया को है उनके नाम जाते हैं, और क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के नाम करते हैं दस्तखत श्री प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, और जो नीचे वाले हैं उनके दस्तखत करते हैं वो साले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाले। तो वो नीचे वाले इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, फला सेक्रेटरी। यहाँ तक कि नहीं, ONGC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वहाँ पे भी जो बनते हैं वो ऐसा है, ये कई लाख करोड़ की एक्सरसाइज है जो एक साल में पूरी होती है। इनके रेट कम मत समझिए। ये सिर्फ पेट्रोलियम तक लिमिटेड नहीं है। जितने भी बैंकों के चेयरमैन हैं, आज मैंने सुना उनका घूस का रेट चल रहा है 67 करोड़ रुपया। किसका? सारे बैंकों के चेयरमैन का। बैंक के चेयरमैन बनने का आप भी बनना चाहेंगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं बनना चाहता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे आज तक पिछले 20 साल में एक भी बैंक का चेयरमैन नहीं मिला जो मेरिट पे अपॉइंट हुआ हो पब्लिक सेक्टर में। तो ये सारे लोगों को जो अपॉइंट किया जाता है वो सब ऐसा होता है, 3 कैंडिडेट होते हैं ना, तीनों के पूछते हैं भाई क्या दोगे तुम हमको, जिसका हाईएस्ट रेट आ गया उसको अपॉइंट कर दिया। वाह। और वो जो है पैसे की उसको वापस अब उसको वापस बिल लेना है। वो बिलियनर आपके पैसे से ही होगा वो, क्योंकि आप जब उससे लोन लेने जाएंगे तो आपको जो है वो उसमें जो अलग से जो पैसा उसको देना पड़ेगा, तो वही पैसे से आप रिकवर करोगे। तो ये सिर्फ कहानी सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों तक नहीं है, बैंकिंग कंपनियों तक नहीं है, आपकी और भी जितना पब्लिक सेक्टर है। इस पब्लिक सेक्टर इस देश में इस भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और मैं प्राइवेट सेक्टर को डिफेंड नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर को जहाँ नहीं दिया गया वहाँ इन्होंने एक भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनने दी है, ये भी आप देख लीजिए। अच्छा, ये ऑयल के दाम को रेगुलेशन का क्या तरीका है? तरीका आपने खुद ही मुझे अभी जैसे आपने बोला कि 3 मिनिस्ट्रियाँ इन्वॉल्व हैं, एक है फाइनेंस, एक है पेट्रोल और एक है डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, किसी डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सरसाइजेस करती रहती है, आपको पता है, प्लेन्स के ऊपर इनके नेवल क्राफ्ट चलते रहते हैं। एक डिफेंस मिनिस्ट्री का थंब रूल है, मैं इतना एक्यूरेट शायद नहीं हूँ, डिफेंस की इन्वेंट्री में किसी भी समय 4 या 5 महीने का ऑयल पड़ा रहना चाहिए किसी भी समय। ये थंब रूल है, मतलब जितना आपने आज दिन में फूंक दिया ट्रायल में, प्रैक्टिस में, क्योंकि वो ये लेके चलते हैं कि अगर लड़ाई 5 महीने तक भी चले और सारी दुनिया में ऑयल मिलना बंद हो जाए तो हम कम से कम 5 महीने तक तो हम लड़ पाएंगे और उस बारे में फिर आगे कुछ देखेंगे। सही बात। एक थंब रूल आपको वॉर में हमेशा बनाना चलना पड़ेगा। दूसरा आपका क्या थंब रूल है? आपको मैंने बोला कि ऑयल खरीदने से लेके जब पेट्रोल पंप में आपकी गाड़ी में ऑयल डलता है उसमें कम से कम 3 महीने का समय लगता है। 75 दिन। ये ऐसी चीज तो है नहीं जो लाइफ बॉय की टिक्की की तरह या आपने कॉर्नफ्लेक्स खरीद लिया, वो 3 महीने का, और 3 महीने की ये एक्स्ट्रा स्टोरेज रखना चाहते हैं। तो 6 महीने की स्टोरेज आपकी सिविल कंजम्पशन हुई, जो डीजल है जो ट्रक्स में जाएगा, जो डीजल है गाड़ी में जाएगा, जो पेट्रोल है गाड़ी में जाएगा, जो स्कूटर में जाएगा और जगह जाएगा, और जो डीजल जो किसान के खेत में जाएगा।
6 महीने का वो हो गया, 6 महीने का डिफेंस का हो गया। ठीक है, अब आप लगा लीजिए कितना बड़ा तेल की डिमांड है। आप जो जा रहे हैं इन सेक्टर्स की, और इन सेक्टर्स की आप क्यों ले रहे हैं? आप पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लीजिए, आप पुलिस ले लीजिए, एसेंशियल ले लीजिए, सर्विसेज ले लीजिए, राइट। ये जाके बनता है खरबों के अंदर आपका पूरा परचेज का पूरा हिसाब किताब 6 महीने का। खरीदने जाने की ड्यूटी जो लगी हुई है वो भारत सरकार की लगी हुई है। ठीक, भारत सरकार जाती है, स्पेक्युलेटर को कुछ पूरा मालूम नहीं होता कि अगले 6 महीने में तेल के दाम क्या इतने ही रहेंगे या 15% बढ़ेंगे या 20% बढ़ेंगे या 70% बढ़ेंगे या घट भी सकते हैं, राइट। वो सट्टा खेलता है। इस देश की जो सबसे बड़ी लानत है, इस देश का सट्टा इस देश के पैसे, गरीब आदमी के पैसे से खेला जाता है। मैं प्रधानमंत्री से जवाब मांगता हूं, मैं प्रणब मुखर्जी से जवाब मांगता हूं, ये लुटेरे हैं ये। अगर आपको सट्टा खेलना है, इसको, इस इंडस्ट्री को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया जाए और 10 प्लेयर्स को ले आया जाए। आप सट्टा आम आदमी के पैसे से क्यों खेलेंगे साहब आप? मैं अगर जीतूं उस सट्टे में जो आपने लगाया उसमें, तो मेरे को पैसा नहीं मिला, और मैं हार गया तो मेरे पे साले 5 रुपया पेट्रोल चढ़ा दिया, 50 रुपया सीएनजी चढ़ा दिया, 3 रुपया मेरे ऊपर डीजल चढ़ा दिया, और वो 2 रुपया मेरे पे केरोसिन चढ़ा दिया। माल तो आप खा गए सारा का सारा। मैं एक बात बोलता हूं, सरकार को क्या राइट है कि ये आम आदमी के बिहाफ पे सट्टा लगाए? सरकार के ऊपर कोई चेक नहीं है, आप कैसे मोनोपोली को दे देंगे? हिंदुस्तान की सारी, जो ये बोलते हैं कि इंडियन ऑयल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को 1 करोड़ 20 लाख का घाटा हो रहा है, ये सारा झूठ है। असल में इनकी 1 करोड़ 20 लाख की नंबर 2 की कमाई हो रही है एक कंपनी से। ये सब बकवास है। जयपाल रेड्डी किस मुंह से बोलता है कि 1 करोड़ 20 लाख? मैं बोलता हूं, अगर आपको घाटा हो रहा है, आप इस कंपनियों को ऑक्शन कर दीजिए, वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल टेंडर मंगा लीजिए, आपको 250 कंपनियां मिलेगी जो टेंडर में भाग लेंगी, और उसमें लिख दीजिए कि आपका दाम, वर्ल्ड में जो दाम है, बिगर किसी टैक्सेस से, उससे 1 नया पैसा भी ज्यादा नहीं होगा, और जो घटेगा उसी दिन ही घटेगा, जैसे अमेरिका में घटता है और उसके बाद बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो बढ़ाइए, घटाते हैं तो घटाइए, लेकिन सरकार आपको 1 नया पैसा भी आपका लॉस नहीं उठाएगी। अमेरिका में ऐसा हो रहा है। भारत में 60 रुपए लीटर तेल चल रहा है, अमेरिका में इस समय 45 रुपए लीटर तेल चल रहा है। आपने क्या किया? इन पॉलिटिशियंस ने कम से कम 70 लाख करोड़ लूटा है इस देश की पेट्रोलियम इंडस्ट्री का। और ये जो इनको जल्दी पड़ी हुई थी, पेट्रोल के दाम गिर रहे थे, और कल इन्होंने दाम बढ़ाए उसके 50 रुपए, उसके एलपीजी के और डीजल के, और उससे पहले 5 रुपए बढ़ाए, तब भी गिर रहा था। ये किसकी जेब में गया है पैसा? किसकी जेब में गया है पैसा? जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं ना। ये जो गया पैसा, जितना भी माल निकलता है रिफाइन होकर, उस पे कोई एक्साइज पे नहीं होती है। एक एमपी हुए हैं बीएसपी के, राशिद आलवी, अगर मैं नाम उनका ठीक बोल रहा हूं, आजकल वो कांग्रेस में है। जब वो बीएसपी में थे तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आए थे हमसे मिलने। उन्होंने एक कंपनी की 2000 बोगस प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की लिस्ट दी। सुनिए, माय गॉड, 2000 बोगस कंपनी, 2000 प्राइवेट लिमिटेड बोगस कंपनियों की लिस्ट दी राशिद आलवी ने, जो आज कांग्रेस में है। बोला ये वो कंपनियां हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो 1 नया पैसा एक्साइज नहीं देती हैं रिफाइनरी का, और 1 नया पैसा इंपोर्ट का नहीं देती हैं ड्यूटी का। और ये सारी की सारा जो इनका जो इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का पैसा जो कंज्यूमर से वसूल किया जाता है प्राइस के अंदर, वो सारा का सारा सरकार और इस कंपनी और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के बीच में खाया जा रहा है। माय गॉड। और वो 2000 कंपनियां सब फर्जी कंपनी, सारी फर्जी कंपनियां थी, सारी फर्जी कंपनियां थी, और इनके नाम से पैसा चला जाता है। वो इसलिए था,
इन्हीं के ट्रकों में लोड लोड हो किया जा रहा था। राइट, समझ गया। और अगर कोई ट्रक पकड़ा जाए, मान लो बाई चांस गलती से, तो उसका मालिक ही नहीं है सारी। और सुनिए, श्री सलमान खुर्शीद बनते हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स, मुझे अभी तक याद है वो बीच में भी एक बार बन गए थे। ये 2000 कंपनियों की लिस्ट उनके पास भी पहुंची थी। ये कांग्रेस की सरकार बताए। आज तो राशिद अलवी का मैं चाहता हूं ना वो बयान लेकर आए 2000 कंपनियों का। आज तो वो कांग्रेस में है। ये जरा सलमान खुर्शीद बता दे, उनके रिकॉर्ड में भी मिल जाएंगे कॉर्पोरेट अफेयर्स के, कि इन 2000 कंपनियों के जो बोगस मालिक थे और जो कंपनी के, जी हाँ, जो ये सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन और इसका काम, हाँ, जो सिर्फ इनका काम था ना एक्साइज पे करना, ना इंपोर्ट ड्यूटी पे करना, मतलब लाखों करोड़ खा जाना पब्लिक के। आज तक उनको क्या सजा मिली और आज तक सलमान खुर्शीद ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? क्या FIR हुआ है या नहीं हुआ? FIR क्यों नहीं हुआ? इस मामले को आज 7-8 साल हो गए हैं। 2000 तब थी। मैं ये कैसे ना मान लूं कि आज 10,000 बोगस कंपनियां नहीं चल रही हैं। ये पाप है, पाप का घर है ये। अगर प्रणब मुखर्जी के यहां 16 नहीं लगे हुए हैं, लोग पूछते हैं 16 लगा दिए। अरे सबको मालूम है प्रणब मुखर्जी किस घराने के करीब है। इसमें कोई रेफरेंडम कराने की जरूरत तो है नहीं, जन लोकपाल की तरह। माफ करना मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। ये मिनिस्ट्री जो है ये एक कंपनी की मिनिस्ट्री है, जिसमें जो भी कुछ होगा चपड़ासी आएगा, सेक्रेटरी आएगा, जॉइंट सेक्रेटरी आएगा, और हम आपको अपना बताते हैं। इनका एक धीरू भाई का, अनिल अंबानी का एक मेन PRO है, उसका नाम है टोनी जेसुदासन। हमारे साथ पढ़ते थे कॉलेज में 2 साल, 1 साल हमसे जूनियर थे। एक दिन हमने बोला टोनी को, हमने कहा टोनी यार तुम क्या इतने बड़े सेठ के साथ काम करते हो, कोई ये ओपला, कोई क्या गाड़ी है, ओपला क्या आ रही है, खरीदवा दो। हाँ, मैंने कहा तुम तो गिफ्ट देते फिरते हो सारों को, सारे सेक्रेटरीज को तुमने सोफिस्टिकेटेड टेलीफोन मुफ्त में बांट दिए हैं, और वो भी हाँ, ये सारी दिल्ली को मालूम है, सारा दिल्ली को मालूम है, साला रिलायंस करोड़ों रुपए की गिफ्ट बांटता है। हमने कहा यार तुम सारे 35 साल के दोस्त हो, सारे कुछ ऐसे ही, मैं मजाक कर रहा। बोला विश्व बंधु तुम हो बेवकूफ। मैंने कहा क्यों? बोला तुम जॉइंट सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाते पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में डेपुटेशन पे? धीरू भाई मर्सिडीज लेकर आएगा तुम्हारे घर छोड़ने। माय गॉड, फिर आपको मर्सिडीज ले लेना था। अरे आप हालत देखो ना। आप ये देखिए, इसके बाद अब आपको और चीजें बता दें। 14 रुपए का क्यों रखा गया है इसका केरोसिन का तेल? इसलिए नहीं रखा गया कि गरीबों को मिले। सिर्फ 30% तेल जितना भी निकलता है वो गरीबों में बढ़ता है, 70% बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश में केरोसिन ऑयल का रेट 41 रुपया लीटर है, 41 रुपया लीटर है। आज जयपाल रेड्डी सवाल का जवाब दे दें कि क्या बांग्लादेश के गरीब आज भूख से मर रहे हैं? जब बांग्लादेश में 41 रुपए का तेल केरोसिन का खरीदा जा सकता है, तो यहां पर ये 14 रुपए का क्या मतलब है? सारा तेल जितना भी आता है ये पहुंचता ही नहीं है गरीबों के राशन डिपो पे। ये सारा का सारा तेल बांग्लादेश जाता है, ये सारा का सारा तेल नेपाल जाता है, ये सारा का सारा तेल पाकिस्तान जाता है, भूटान जाता है। ये जो गरीबी के नाम पर सब्सिडी है, ये कोई सब्सिडी नहीं है, इनसे जेबें भरे जा रही है। और सुन लीजिए आप, मैंने एक और चेक किया। हमको एक आदमी मिला, कानपुर से आया, बोला साहब आपका मैं इंटरनेट यूज कर लूं। मैंने कहा तुमको क्या लेना इंटरनेट से मेरे? बोला साहब वो ईरान के अंदर जब हम पेट्रोल निकालते हैं वो, तो उसकी एक वाइट वेस्ट बच जाती है, वो वाइट वेस्ट इंडिया में आ रही है। ओह माय गॉड। सुनिए, आपको मैं बता रहा हूं, जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गाड़ी कारों के अंदर, वो 1% 100% प्योर नहीं है। मैंने कहा क्या करोगे? वो केमिस्ट पड़ा हुआ था, कहने लगा भाई साहब थोड़ा सा बता देता हूं, मैं रेट पूछ रहा था। बॉम्बे के अंदर सारे ईरान की जितनी भी वेस्ट है रिफाइनरी की वो सारी बॉम्बे में उतर रही है। उसके बाद वो क्या, वो किसी किलो के हिसाब से बिकती है। उसके बाद ये हिंदुस्तान की जो पूरे लगी हुई है इंडस्ट्री, वो साली वेस्ट को पेट्रोल में मिलाती है, और इस तरीके से मिलाती है, वो कहता है हमारा 4 रुपया लीटर का मार्जिन बन जाता है उससे। ओह माय। और वहीं का वहीं वो साला पेट्रोल में डाल देते हैं, पेट्रोल स्टेशन में।
और सुनिए, हमारा ये अनुमान है, हम दावे से नहीं कह सकते, आज की तारीख में डीजल और केरोसिन के ऑयल की आप कुछ हद तक मिक्सिंग कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसमें मिक्सिंग हुई है। आपने कई जनरेटरों को देखा, उसमें बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। कभी आपने नोटिस किया होगा किसी एक जनरेटर में बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा होता है, केरोसिन से चल रहा है। केरोसिन से, उसमें ज्यादा केरोसिन मिला हुआ है। ओह माय गॉड। सुन लीजिए, अगर वो डीजल से चल रहा है तो उसमें धुएं का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो बेवकूफ जाके खरीद लाया है किसी से, उसने उसको डीजल के भाव बेच दिए। डीजल में केरोसिन मिलाया जा रहा है, पेट्रोल के अंदर ईरान की वेस्ट मिलाई जा रही है। ईरान के 90% जहाज बॉम्बे पोर्ट पे उतर रहे हैं इस समय। और मैं ये पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर से, आज तक कोई क्रैकडाउन किया उन्होंने बॉम्बे के पोर्ट पर? कई लाख करोड़ का वो जो कचरा है, वो कचरा वहां से मिला के पेट्रोल पंप में डायरेक्टली डलता है और फिर वो आपकी गाड़ियों में आता है, फिर आपकी गाड़ियों के इंजन खराब होते हैं। तो ये तो इसका मतलब है कि ये भी कोई प्राइवेट लोग नहीं करते होंगे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ही करवाते होंगे। पता नहीं क्या रैकेट है ये, क्या फैला हुआ है। आपको मैं एक बात बता दूं, तो ये कोस्टल गार्ड क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, मुंबई पुलिस? कोस्टल गार्ड क्या करना है? कोस्टल गार्ड ने कहा दे भैया इधर आ, तू ऐसे है, तू पैसे पकड़ अपने, तेरा रोज का हो गया पूरा, उसको पकड़ा दिए 500 रुपये रोज के। वो क्या गरीब सोया पड़ा, उसे क्या, कहाँ अकाउंटेबिलिटी कहाँ है यहाँ पर? एक बार पेट्रोल बना हो गया। आप में एक चीज आप मुझे और बताइए श्रीमान जी, मैं चैलेंज करता हूं मनमोहन सिंह को, मैं चैलेंज करता हूं प्रणब मुखर्जी को, मैं चैलेंज करता हूं सारी कैबिनेट को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को अबंडन को खत्म कर दिया जाए। जितनी भी ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इनका ग्लोबल ऑक्शन किया जाए, कॉर्पोरेटाइज कर दो, पूरा का पूरा कॉर्पोरेटाइज कर दीजिए, 51% इक्विटी दे दीजिए पब्लिक को, ताकि पब्लिक को फायदा हो, उन्हीं का पैसा लगाए। 49% आप उसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। कोई गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगी। और एक नहीं, कई कंपनियां इनकी ऐसे, कम से कम, और नई कंपनियां ले आइए आप, 8 कंपनियां, आप उनसे कहिए आप खुद ही जाकर कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर पेट्रोल खरीदिए, आप खुद ही अपनी रिफाइनरीज एस्टेब्लिश करिए। अगर आप खुद ही सर्च करो, खुद ही सर्च करो और खुद ही बेचो। हमारा सिर्फ ये है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो इंटरनेशनल प्राइस पे बनता है, उसका 1% से ऊपर नहीं होगा। राइट। क्या मनमोहन सिंह ये कर सकता है? क्या सोनिया गांधी ये करने देगी? तो 1% पे लोग मिलेंगे नहीं ना, है ना? अमेरिका में 1% पे ही हो रहा है। पेट्रोल तो बहुत दिखता है। आप क्या पेट्रोल की टर्नओवर समझते हैं? एक पेट्रोल की टर्नओवर 20-20, 10-10 लाख रुपए होती है रोज की। और उनके ऊपर लगा दीजिए कि अगर आपके पेट्रोल में जरा सी भी मिलावट हुई तो आपको 10 साल की जेल होगी। अच्छा, एक बात बताइए कि कुछ राज्य सरकारों ने ये 14 रुपये कम कर दिए एलपीजी से। बिल्कुल किए कम, और ये शर्म आनी चाहिए बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को। मुझे आप एक बात बताइए, बड़ा अच्छा सवाल उठाया आपने मनीष जी। इस देश में पानी की किल्लत हो जाए, मान लीजिए पानी ना मिले, कोई प्रकृति का कहर हो जाए, क्या पानी पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे? मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत जगह पानी बचा हुआ है, पानी को पीने के लिए क्या आप उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे? पेट्रोल भी उसी कैटेगरी में आता है। पेट्रोल और डीजल और केरोसिन ऑयल और सीएनजी, ये हमारी ज़िंदगी के लिए इतने ही ज़रूरी हैं जितना गेहूं है, जितना चावल है, जितना दाल है, जितना सब्ज़ी है, जितना फल है। सफ़ेद कुर्ते वाले या सफ़ेद पजामे वाले या पीले कुर्ते वाले या पीले पजामे वाले या लाल कुर्ते वाले, इन्होंने टैक्स काहे को लगाया हुआ है? क्या सरकार, अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, क्या ये सरकार उस साले दूध पे भी टैक्स लगाएगी? क्या ये सरकार, गुरु अगर शिक्षा को क्लास में पढ़ा रहा है तो साला उस पे भी टैक्स लगाएगी? मुझे आप एक बात बताइए, एक सवाल आपसे बड़ा सीरियसली पूछ रहा हूँ। आपने इनकम टैक्स पे करके उसका वो खरीद लिया, बचा के पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स खरीद लिया, इंटरेस्ट वाला। आप चाहते तो उसकी दारू पी जाते, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि नहीं बच्चों के काम आएगा, इंटरेस्ट बंद हो गया।
अब ये प्रणब मुखर्जी ने 2 दिन पहले बोल दिया कि उस पर भी टैक्स लगेगा, मालूम है आपको? माय गॉड। फिर मतलब ये है, दारू पियो और खर्च कर दो, और सेविंग मत करो, सेविंग मत करो, खर्च करो। यहाँ पे इन्होंने आदमी को ना चलने लायक छोड़ा है, ना यहाँ पर पेट्रोल केरोसिन ऑयल के लिए गरीब मर रहा है, वो सारा बांग्लादेश जा रहा है, और कह रहे हैं कि हम गरीब को सब्सिडी दे रहे हैं। और ये सारा का सारा षड्यंत्र, जो सबसे बड़े दुख की बात है, हमारी सारी राजनीतिक पार्टियां, हमारी पूरी पत्रकारिता, हमारे सारे पढ़े लिखे प्रोफेसर, जो बात मैं आज बोल रहा हूँ, वो अभी तक उसको बयान करके पब्लिक के आगे नहीं बना पाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा शर्म से डूब मरना अंग्रेजी के चैनलों को चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, किसी दिन मैं सत्ता में आया तो मैं आपको इन्हें इंग्लिश चैनलों के पास कितने कितने इन्होंने 50 करोड़ इकट्ठा किया है घूस ले लेके, जो जितने आज एंकर बनते आते हैं, उनको भी अगर विश्व बंधु गुप्ता ने हथकड़ी नहीं लगवाई तो आप देख लीजिएगा। हमको सबको मालूम है कि ये इंग्लिश के जो शाम को 9 बजे शुरू होते हैं, इनके पास कितना पैसा और इन्होंने कहाँ से लिया है। तो ये विश्वबंधु गुप्ता जी थे, अपने अंदाज में तेल के खेल के बारे में सारी सच्चाई, वैसी सच्चाई जो अब तक मीडिया के लोगों ने देश की जनता के सामने से छुपाई, राजनीतिक दलों ने इस खेल को अपने वोटर से छुपाया। शायद बहुत लोगों को मालूम ना हो, लेकिन दुख इस बात का है कि जिन लोगों को, जिन ब्यूरोक्रेट्स, जिन अधिकारियों, जिन नेताओं को इस पूरे खेल के बारे में मालूम था, चाहे वो मामला वोल्कर रिपोर्ट का हो, वोल्कर रिपोर्ट से मतलब जो इराक के वॉर के दौरान बांटे गए जो तेल के कूपन्स की हो, फिर इसकी प्राइसिंग की हो, लाइसेंसिंग की हो, और जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में चपरासी से लेकर के सेक्रेटरी लेवल तक के लोगों के अपॉइंटमेंट की हो, दाम कम करने की हो, सब्सिडी की हो, केरोसिन ऑयल हो, पेट्रोलियम हो, ये पूरा खेल जो लोग राजनीति के बारे में डिस्कस करते हैं, वो ये ज़रूर कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो सबसे पसंदीदा आदमी होता है, वो आइदर डिफेंस मिनिस्टर होता है या फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर होता है। विश्वबंधु जी से हम आगे भी बात करेंगे किसी और दिन, जब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह ये घोटाला, ये पूरा स्कैम, जो तेल का खेल चल रहा है, डिफेंस डील में हिंदुस्तान में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश हम बहुत जल्दी करेंगे। विश्वबंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।